पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 2030 तक 10 लाख हुनरमंद अफराद की फराहमी का मुआहदा हमारी मुल्क की मईशत और तरसीलात ज़र के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। जितना बड़ा ये हदफ है उतनी ही तेज़ी से काम भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल माहम ऐसा है, और ये जो सऊदी विजन है 2030, ये उसके तहत ये काम हो रहा है। इसमें टेफ्टा भी इन्वॉल्व है, और जो सऊदी गवर्नमेंट है और आगे जो कंपनीज हैं वो बड़ी तेज़ी से इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में सऊदी गवर्नमेंट को बेशुमार हुनरमंद अफराद रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें एचआर के लोग हैं, केयर टेकर हैं, हेल्थ केयर के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लोग हैं। क्योंकि जो विजन सऊदी विजन है 2030, उसके तहत ये सारा काम होने जा रहा है। और मुझे बिल्कुल इस पे पूरा यकीन है, जो गवर्नमेंट जिस तरह से इस पे काम कर रही है, टेफ्टा भी कर रहा है, इसमें जो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है वो भी कर रही है, और जो वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम है उसके नेफ्टेक उसके तहत भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स मेरे नॉलेज में हैं जो मुख्तलिफ इदारों को दिए गए हैं, और वो उस पर डिप्लोमाज और स्किल को एनहांस करने के लिए इस पे काम किया जा रहा है। अच्छा इनाम साहब, अगर हम देखें तो इस बार डिफरेंस ये है कि पहले तो हम देखते थे कि हमेशा जो है वो लेबर जो थी, मजदूर तबका जो है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, लेकिन इस बार हुनरमंद पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर देखा जाए कलेक्टिवली पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं उन पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये? जी बड़ा अच्छा सवाल है उज़ैर आपका। देखें मैक्सिमम जो लोग यहाँ पे उनको वो प्रॉपर जो वो कहते हैं कि जी हमें सैलरीज नहीं मिलती, हमें जॉब्स नहीं मिलती, हमारे पास स्किल्ड हैं, ऐसे लोग जब बाहर जाएंगे, एक तो जो हमारा करेंसी डिफरेंस है उसकी वजह से एक रेमिटेंस हमारे मुल्क में आएंगे और उससे हमारा ज़र मुबादला बढ़ता है। फ़र्क तो ऑब्वियसली इसका अगर हम कोविड के दिनों में मुआजना करें तो ऑलमोस्ट हमारी तमाम इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद थी और रेमिटेंस की शक्ल में हमारे पास एक अच्छा ज़र मुबादला आ रहा था। तो इसी तरह अब आने वाले दिनों में जैसे ही लेबर और ये इस तरह के स्किल के लोग जाते हैं, वो मैक्सिमम हमारी जो रेमिटेंस है उनमें इजाफा करेंगे, और लेबर के साथ साथ जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जैसे मैंने बताया, इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हेल्थ केयर, टूरिज्म और ट्रेड कैटेगरी में ये जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं मैट्रिक के बाद सुपरवाइजरी रोल के लिए, ये लोग भी जाएंगे। सही। अच्छा इनाम साहब, थोड़ा नौकरी के हवाले से भी बताइएगा, कितनी इजीली अवेलेबल होगी और वहाँ जाएं, और ऐसा भी हो कि जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर नौकरी नहीं मिल पाती है, आगे जाकर ट्रबल होती है, इस सारी सिचुएशन के हवाले से बताइएगा, और फिर सेटल डाउन होने की और फ्यूचर क्या हो सकता है उसका। देखें इसमें ये होता है माहम के फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले कोई भी, चाहे वो वहाँ की प्राइवेट कंपनी है, वो अगर आपको हायर करती है तो वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके लेबर आवर्स लिखे होते हैं कि आपने कितने घंटे डेली काम करना है, वीकली कितना करना है, आपके उसमें आपकी हॉलीडेज कितने हैं और आपको साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, और ये सारा उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको उसके मुताबिक काम ना मिले या आपको उसके मुताबिक सैलरीज ना मिले। जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो वो तो आप लोगों को सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में कोई पीआर या परमानेंट रेजिडेंस का तो कोई वजूद है ही नहीं। जैसे यूरोप और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, आपको मैक्सिमम आप 30-40 साल भी वहाँ गुजारें तो आपको वापस ही आना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को आने वाले दिनों में जब आप थोड़ा वहाँ सेटल हो जाएं तो या आपकी कोई जॉब वगैरह बेहतर है तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही। इनाम साहब, हमें ये भी बताइएगा कि जिन शोबों की मांग ज़्यादा बताई जा रही है कि हमारे मुतल्लिका इदारों के जो कोर्सेज हैं वो भी उसके मुताबिक इतने ही अपडेटेड हैं, और साथ ही आप ये भी बता दें कि किन शोबों में ज़्यादा मांग है। अगर कोई नौजवान हुनर सीखना चाह रहा है तो कौन सा हुनर जो है वो ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा वहाँ जा?
जी उज़ैर, बिल्कुल हमारे जो पाकिस्तान के डिप्लोमास हैं या हमारी जो डिग्रीज हैं जी। वो एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें शर्त ये है कि वो HEC रिकॉग्नाइज्ड हों, या जो हमारे सही। ये डिप्लोमास हैं ये टेफ्टा से मंजूर शुदा हों या टेक्निकल बोर्ड से मंजूर शुदा हों। और जो एक्सपीरियंस या ये सर्टिफिकेट्स लेते हैं इदारों से वो वेरीफाइबल हो। मतलब आपने अपनी CV में जो लिखा है उसको आप प्रॉपरली गाइड भी कर सकें और आपके पास बैकअप पे वो डिग्रीज वो डिप्लोमाज हो। ये ना सही। हो कि CV में आपने कुछ और लिखा है और जब आपसे इंटरव्यू वगैरह हुआ तो आप उसको बता ही नहीं पा रहे। तो इसमें सबसे अहम ये है कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज स्किल्स हैं लाइक इंग्लिश उसको ज़रूर सीखें और इजाफी तौर पे अरबी को सीखें ताकि आपको वहाँ कम्युनिकेट करने में आसानी हो सके। सही। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे थे कि इसमें कितना इसका जो आपका कोर्सेज कितने अपडेटेड हैं और कौन से स्किल्स ऐसे हैं जिनकी ज्यादा मांग है? हाँ, उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे अहम तो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस की फील्ड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। और कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर सारे ही हैं। दूसरा फिर जैसे अब आजकल के दौर में IT का बड़ा रुझान है, IT बहुत लाजमी है। फिर टूरिज्म है, और इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, केयर टेकर्स हैं, इस तरह। और ये डिप्लोमा होल्डर्स जो ये ठीक है। वेल्डर, एक्सरे वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर, ये लोग। अब सही। ये देखना है कि इसकी मद में जो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि वो देखते हैं कि ये चीज़ आई है जेन्युइन, उसका मिस यूज़ किया जाए। तो ये हमारे लोगों को थोड़ा इस पे वर्क करना होगा। हाँ, गवर्नमेंट के जो प्रॉपर प्रमोटर हैं, ठीक है। अगर तो वो डायरेक्टली जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी हुई हैं उस पे जाके डायरेक्टली अप्लाई करें, किसी एजेंट के थ्रू बिल्कुल ना अच्छा। करें। सही। अगर उन्हें कोई हेल्प लेना पड़ भी जाती है ठीक है। तो जैसे को प्रोटेक्टर करवाना है, को मेडिकल करवाना है, ठीक है। तो ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी को आपने हेल्प लेनी है तो उसका उतना ही उसको मुआवजा दिया सही। जाए। जितनी हेल्प लें उतना ही मुआवजा, और खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं।